अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 11 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे और एग्ज़ाम्स के लिए आप सबको विश यू बेस्ट ऑफ लक। तो आज इस वीडियो में हम जो यूनिट 4 है फिज़िक्स का रोटेशनल एंड सर्कुलर मोशन, इसके जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस, उनको सॉर्ट आउट करेंगे। क्वेश्चन 1 है व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द मिनट हैंड ऑफ योर रिस्ट वॉच। आपकी जो कलाई की घड़ी के जो मिनट वाला हाथ है ना, वो जो नीडल होती है, कि एंगुलर एक्सेलरेशन की कदर या उसकी जो वैल्यू है ना वो क्या है। तो इसके आंसर में ना द मिनट हैंड रोटेट्स एट ए कांस्टेंट स्पीड, जो मिनट वाला हाथ है ना मुस्तकिल रफ्तार से मूव करता है या घूमता है। इट कंप्लीट्स अ फुल सर्कल 2 पाई, जिसको आप कह सकते हैं क्योंकि उसमें 2 पाई में 360 डिग्रीज होते हैं, 2 पाई रेडियंस इन 1 हॉर यानी 600 सेकेंड्स। इसको अगर हम डेरिवेशन के थ्रू थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि जो ओमेगा है ना पाई थीटा बाय डेल्टा टी के इक्वल होता है, और थीटा जो पाई है ना उसकी जगह 2 पाई रेडियंस पुट करेंगे। थीटा जो है क्योंकि 360 डिग्रीज होते हैं सर्कल में, उसके बाद जो डेल्टा टी है वो 60 सेकेंड पुट करेंगे। तो इसका जो सोल्यूशन है कैलकुलेटर के थ्रू 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेज टू द पावर -3 रेडियन पर सेकेंड, जो कि कांस्टेंट है। तो यहाँ पे सिंस द वेलोसिटी इजंट चेंजिंग एंगुलर एक्सेलरेशन इज़ ज़ीरो, क्योंकि जो वेलोसिटी है वो तब्दील नहीं हो रही, इसलिए एंगुलर जो एक्सेलरेशन है वो ज़ीरो है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं, डिफाइन द फॉलोइंग एंगुलर क्वांटिटीज़, यानी इनको एंगुलरली ना डिफाइन करना है, डिस्प्लेसमेंट को, वेलोसिटी को और एक्सेलरेशन। तो इसका जो आंसर है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़ द चेंज इन द एंगुलर पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर टाइम। इट इज़ मेजर्ड इन रेडियंस, या फिर उसको शॉर्टली RAD लिखते हैं, एंड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो एंगुलर जो डिस्प्लेसमेंट है वक्त के साथ किसी चीज़ की जो एंगुलर पोजीशन में ना तब्दीली है, ये रेडियन में इसकी पैमाइश की जाती है और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो फार्मूला है ना थीटा, उसको आप लिख सकते हैं थीटा एफ माइनस थीटा आई, वेयर जो थीटा है ना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियंस, और थीटा एफ जो है फाइनल एंगुलर पोजीशन इन रेडियंस, और थीटा आई जो है इनिशियल एंगुलर पोजीशन इन रेडियंस। नेक्स्ट जो इसका जो टर्म थी जिसकी डेफिनेशन लिखनी थी, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज़ मेजर्ड इन रेडियंस पर सेकंड एंड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जो एंगुलर वेलोसिटी है वक्त के हवाले से एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की तब्दीली की शरह जो होती है ना, रेट ऑफ चेंज, तो उसके इक्वल है। इसकी पैमाइश जो है ना, इसकी जो मेजरमेंट है रेडियन पर सेकंड में की जाती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसका जो फार्मूला है ओमेगा इज इक्वल टू डेल्टा थीटा ओवर डेल्टा टी। इसको डेल भी पढ़ सकते हैं सिंपली, वेयर जो यहाँ पे ओमेगा है वो एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकंड, और डेल्टा थीटा जो है चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियंस, और डेल्टा टी जो है टाइम इंटरवल इन सेकंड्स। नेक्स्ट में जो है एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इट इज़ मेजर्ड इन रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर्ड, तो एंड इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। जो एंगुलर एक्सेलरेशन है वक्त के हवाले से एंगुलर वेलोसिटी की तब्दीली की शरह है, यानी रेट ऑफ चेंज, और इसकी जो पैमाइश है ना मेजरमेंट रेडियन पर सेकंड स्क्वायर में की जाती है, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी जो फार्मूला है अल्फ़ा इज इक्वल टू डेल्टा ओमेगा ओवर डेल्टा टी, वेयर अल्फ़ा इज़ एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियन पर सेकंड स्क्वायर, और ओमेगा जो है डेल्टा ओमेगा चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियन पर सेकंड, और डेल्टा टी जो है टाइम इंटरवल इन सेकंड्स। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन 2 है वो भी कंप्लीट है। क्वेश्चन 3 जो है डिटरमाइन द रिलेशन बिटवीन, जो ए पार्ट है इसका लीनियर एंड एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, बी जो है लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी, सी जो है लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। तो इनका जो रिलेशन है ना वो डिटरमाइन करना है। तो आंसर में ना पहले लीनियर एंड एंगुलर जो एक्सेलरेशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, द रिलेशन बिटवीन लीनियर डिस्प्लेसमेंट जिसको हम एस से डिनोट करते हैं, और जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है थीटा, तो ये रिलेशन एस इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई थीटा, वेयर एस जो है लीनियर
डिस्प्लेसमेंट इन मीटर्स, आर जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन मीटर्स और थीटा जो है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इन रेडियंस। बी जो है लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी। तो द रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी v एंड एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है इज v इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई ओमेगा, वेयर v इज द लीनियर वेलोसिटी इन मीटर्स पर सेकंड और r जो है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ इन मीटर्स, ओमेगा जो है एंगुलर वेलोसिटी इन रेडियंस पर सेकंड। c जो है लीनियर एंड एंगुलर एक्सेलरेशन, द रिलेशन बिटवीन लीनियर एक्सेलरेशन जो है a एंड एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। तो यहाँ पे a जो है इज इक्वल टू r मल्टीप्लाई अल्फा, वेयर a जो है लीनियर एक्सेलरेशन इन मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड, उसके बाद रेडियस जो है r ऑफ द सर्कुलर पाथ इन मीटर्स और अल्फा जो है एंगुलर एक्सेलरेशन इन रेडियंस पर सेकंड स्क्वायर्ड। फोर्थ जो है क्वेश्चन, is centripetal force a fundamental force or a force provided by any of the fundamental forces? और क्या जो सेंट्रीपिटल फोर्स एक बुनियादी कुव्वत है या फंडामेंटल फोर्स है या किसी बुनियादी जो फंडामेंटल फोर्स के ज़रिए फ्राहम करदा जो है फोर्स वो है। और कैन एनी कम्बिनेशन ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स, क्या जो फंडामेंटल जो फोर्सेस का कोई जो मजमुआ है ना वो सेंट्रीपिटल फोर्स फ्राहम कर सकता है। इसका जो आंसर है सेंट्रीपिटल फोर्स इज़ नॉट अ फंडामेंटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है ये फंडामेंटल या बुनियादी कुव्वत नहीं है, इंस्टेड इसकी बजाय इट इज़ अ फोर्स प्रोवाइडेड बाय वन और मोर ऑफ द फंडामेंटल फोर्सेस, यानी ये एक ऐसी फोर्स है जो एक या ज़्यादा जो बुनियादी फोर्सेस की तरफ से फ्राहम की जाती है ना। तो द फंडामेंटल फोर्सेस जो हैं, एक ग्रेविटी है, सेकंड पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, थर्ड स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, फोर्थ जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है कैन बी प्रोवाइडेड एनी ऑफ दीज फंडामेंटल फोर्सेस डिपेंडिंग ऑन द कॉन्टेक्स्ट, यानी कॉन्टेक्स्ट पे मुनहसर है। जो फंडामेंटल कुव्वतों जो फोर्सेस में से किसी के ज़रिए सेंट्रीपिटल फोर्स फ्राहम की जा सकती है ना। फॉर एग्जांपल ग्रेविटी कैन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स सच एज व्हेन अ प्लैनेट ऑर्बिट्स अ स्टार। तो कशिश शकल जो है ना मरकज़ी कुव्वत फ्राहम कर सकती है, जैसे कि जब कोई सियारे या सितारे के गिर्द वो चक्कर लगाता है सियारा जो है। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म कैन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स सच एज व्हेन अ चेंज्ड पार्टिकल मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ इन अ मैग्नेटिक फील्ड, यानी जो बरकी मकनातीसियत में ना सेंट्रीपिटल फोर्स फ्राहम कर सकती है, जैसे कि जब कोई चार्ज शुदा पार्टिकल्स ना जो मैग्नेटिक फील्ड में सर्कुलर रास्ते पे हरकत करता है। तो ये दो उसकी एग्जांपल दी हुई हैं सेकंड पार्ट के लिए ना, जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था। फिफ्थ जो क्वेश्चन है, देयर आर जनरली डबल टायर्स इन हैवी व्हीकल्स ऑन वन साइड ऑफ एन एक्सल, विल इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ सिंगल टायर? तो जो बड़ी गाड़ियाँ हैं हैवी व्हीकल्स में आमतौर पर एक्सल के एक तरफ डबल टायर होते हैं, क्या इसकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ना एक टायर से वो मुख्तलिफ होगा? तो यस, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ हैवी व्हीकल विद डबल टायर्स ऑन वन साइड ऑफ एन एक्सल विल बी डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अ सिंगल टायर। तो ये होती है डिफरेंट, मतलब उस सिंगल टायर की निस्बत डबल होती है, डबल टायर की वो डिफरेंट स्टोरी होती है दोनों की। द डबल टायर विल हैव अ ग्रेटर मैस, क्योंकि जो डबल टायर है उनका मैस ज़्यादा है, लार्जर रेडियस और रेडियस भी ज़्यादा है। जो उसका जायरेशन है ना, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सल ऑफ रोटेशन वहाँ से कंपेयर्ड टू अ सिंगल टायर। उसके बाद एज अ रिजल्ट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डबल टायर्स विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ अ सिंगल टायर। एक टायर के मुकाबले में ना जो डबल टायरों में ज़्यादा उनका मैस और उसका जो जायरेशन का एक बड़ा रेडियस, घूमने के महवर का फासला जो है, यानी डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन जो है वो होगा। और रिजल्टेंट के तौर पे ना डबल टायर की जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है एक टायर से ज़्यादा हो जाएगी वो। तो मैथमेटिकली लिख सकते हैं द मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इज़ गिवन बाय आई इज इक्वल टू m मल्टीप्लाई आर स्क्वायर, वेयर m उसका i जो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, m जो है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, r रेडियस ऑफ जायरेशन जो है डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन। सिंस द डबल टायर्स हैव अ ग्रेटर मास
क्योंकि वो जो डबल टायर्स है ना उनका मास ग्रेटर है एंड ए लार्ज रेडियस ऑफ जायरेशन, और उसका जो रेडियस ऑफ जायरेशन है वो भी ज़्यादा है. देयर मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई विल बी ग्रेटर देन दैट ऑफ अ सिंगल टायर. क्वेश्चन 6 जो है, वाई इट इज़ बेस्ट टू हैव द ब्लेड्स रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन फॉर अ हेलीकॉप्टर हैविंग टू सेट्स ऑफ लिफ्टिंग ब्लेड्स. तो ये क्यों अहम है कि ब्लेड्स जो है ना वो डबल उनका सेट हो, दो मतलब टाइप के ब्लेड्स लगे होते हैं हेलीकॉप्टर. तो इसका आंसर है ना, इट्स बेस्ट फॉर अ हेलीकॉप्टर विद टू सेट्स ऑफ लिफ्टिंग ब्लेड्स, जो उसको उठाते हैं फिर वही जब वो तेज़ तेज़ मूवमेंट करते हैं, टू रोटेट इन ऑपोजिट डायरेक्शन बिकॉज. उसकी कुछ रीजंस हैं, उनमें से यहाँ ये लिखी है. फर्स्ट जो है ना, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. ऑपोजिट रोटेशन की वजह से कैंसल आउट एंगुलर मोमेंटम मेकिंग द हेलीकॉप्टर मोर स्टेबल. जब वो ऑपोजिटली रोटेट करेंगे ना, यानी एक सपोज क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं ब्लेड्स और दूसरे वाले एंटी क्लॉकवाइज, तो इससे ये होगा कि हेलीकॉप्टर जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा और ऑपोजिट रोटेशन से ना उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो कैंसिल हो जाएगा ना एक दूसरे से. तो सेकंड पीरियड टॉर्क की जो कैंसलेशन है, सेम डायरेक्शन रोटेशन क्रिएट्स टॉर्क कॉजिंग द हेलीकॉप्टर टू रोटेट, ऑपोजिट रोटेशन कैंसल्स द टॉर्क. तो टॉर्क जो कैंसलेशन है ना ये भी मतलब उसके लिए इम्पोर्टेंट होती है, ज़्यादा अहम है. सेम डायरेक्शन रोटेशन जो अगर होती ना तो उससे टॉर्क क्रिएट हो जाता है और हेलीकॉप्टर भी उसको रोटेट हो जाएगा. फिर ऑपोजिट रोटेशन से ये होगा कि टॉर्क एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो ये उसकी स्टेबिलिटी के लिए हेल्पफुल होगा. थर्ड जो है ना, इंक्रीज्ड स्टेबिलिटी. ऑपोजिट रोटेशन रिड्यूस जायरोस्कोपिक इफेक्ट. तो ऑपोजिट रोटेशन जो है ना, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज जो रोटेशन है इससे रिड्यूस हो जाता है जायरोस्कोपिक इफेक्ट जो है. एंड टॉर्क मेकिंग द हेलीकॉप्टर ईजियर टू कंट्रोल, और उसके लिए फिर ईजी हो जाएगा कंट्रोल करना. 7 जो क्वेश्चन है, इफ़ डायमीटर ऑफ अर्थ बिकम्स हाफ एंड देयर इज़ नो चेंज इन इट्स मैस. अगर वो डायमीटर जो है अर्थ का वो हाफ हो जाए और उसके मैस में चेंजमेंट ना हो, व्हाट इफेक्ट विल बी टू द रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ. तो उसकी जो रोटेशनल स्पीड है उस पर क्या फ़र्क पड़े जब स्पीड ऑफ अर्थ अराउंड इट्स ओन एक्सिस, जब वो मूव कर रही है ना अपने एक्सिस के राउंड. तो इसके आंसर में, इफ़ द डायमीटर ऑफ द अर्थ बिकम्स हाफ, अगर वो आधा हो गया है ना उसका जो डायमीटर है, इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है विल डिक्रीज. सिंस द मैस रिमेन्स द सेम, द रोटेशनल स्पीड ओमेगा जो होगी विल इंक्रीज टू कंजर्व एंगुलर मोमेंटम, यानी जो L इज इक्वल टू आई ओमेगा के इक्वल होगा. अगर हम इसको डेरिवेशन के थ्रू एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे जैसे I1 है ना फार्मूला 2/5 mr², तो I2 जो होगा वो 2/5 इसी तरह mr². तो यहाँ पे क्योंकि उसने बोला हुआ था क्वेश्चन में कि रेडियस अगर हाफ हो जाए तो रेडियस को r/2 कर दें तो वो हाफ हो जाएगा ना, यानी r/2 का होल स्क्वायर. तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम L1 इज इक्वल टू L2. तो L1 की जगह I1 ओमेगा 1 और L2 की जगह I2 ओमेगा. तो यहाँ पे ये जो वैल्यूज़ जब पुट करेंगे ना, I1 की जगह 2/5 mr² और ओमेगा 1 की जगह 2π/T1, और इसी तरह जब I2 है तो 2/5 mr²/4, क्योंकि उसका जब स्क्वायर लेंगे ना r/2 का तो r² और नीचे 2 का स्क्वायर 4, और फिर ओमेगा 2 की जगह 2π/T2. अब दोनों साइड से जो सेम सारी चीज़ें हैं ना वो कैंसिल हो रही हैं, लाइक 2/5 दोनों तरफ है वो कैंसिल हो जाएगा, और m जो है वो भी दोनों तरफ है वो भी कैंसिल हो जाएगा, r जो स्क्वायर है वो भी दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा. जस्ट डिफरेंस जो आ रहा है ना, लेफ्ट साइड पे 1/T1 रिमेनिंग में आएगा और दूसरी तरफ 1/T2, लेकिन एक जो 4 था ना 4 वो एक्स्ट्रा आया हुआ है वहाँ, क्योंकि r/2 का स्क्वायर लिया था तो r²/2 स्क्वायर आया हुआ था. तो वो जो 4 वो रिमेनिंग में बच जाएगा. तो 24 हावर्स होते हैं ना तो एक दिन, तो उसको जब 4 से डिवाइड करेंगे तो 6 हावर्स आ जाएगा. तो रोटेशनल स्पीड ऑफ अर्थ जो है अराउंड इट्स एक्सिस वुड इंक्रीज 4 टाइम्स. तो ये इसकी मैथमेटिकली अगर प्रूव करके दिखाना चाहें तो यूँ कर सकते हैं. 8th जो है, व्हाई डज इन सर्कुलर मोशन टेंशनल एक्सेलरेशन कैन चेंज द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी बट नॉट इट्स डायरेक्शन. क्यों जो है ना सर्कुलर जो मूवमेंट में एक टेंशनल एक्सेलरेशन की रफ्तार की शिद्दत को तब्दील कर सकता है लेकिन इसकी सिमत को नहीं.
इसका जो आंसर है, इन सर्कुलर मोशन टेंशनल एक्सेलरेशन एक्ट्स अलोंग द टेंजेंट to the circle, changing the magnitude of the velocity. However, the direction of velocity is constantly changing due to centripetal acceleration, which acts toward the center of the circle. Therefore, tensional acceleration can only change the magnitude, not the direction of the velocity. Circular motion में टेंशनल जो एक्सेलरेशन जो टेंजेंट के साथ दायरे तक मतलब वो मूव करता है ना, वैसे टेंशनल लाइन के बारे में ऑलरेडी थोड़ा सॉर्ट आउट हम कर चुके हैं कि ये एक ऐसी लाइन जो किसी सर्कल को ना आउटर कोई भी किसी एक पॉइंट पे टच करके गुजर रही हो, तो उससे ना रफ्तार की शिद्दत जो है उसको तब्दील करता है। ताहम सेंटीमीटल एक्सेलरेशन की वजह से उसकी जो स्पीड है ना वो सिमत मुसलसल बदलती रहती है, जो दायरे के मरकज़ की तरफ मतलब उसको ना मजबूर करती है मूव करने में। लिहाजा जो टेंशनल एक्सेलरेशन सिर्फ रफ्तार की उसको ना शिदत को तो तब्दील कर सकता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन को तब्दील नहीं कर सकता। 9 जो क्वेश्चन है, वाई डज यूजुअली द वैल्यू ऑफ आर्टिफिशियल ग्रेविटी इज स्मॉलर देन 9.8 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर जो है ना, स्पेस स्टेशंस आर लिमिटेड इन साइज रिस्ट्रिक्टिंग द डायमीटर ऑफ रोटेटिंग सेक्शन, दैट्स मीन creating 9.8 meter per second square. Artificial gravity requires a rapidly spinning station. ये जो क्लाइस स्टेशंस होते हैं ना, स्पेस स्टेशंस वगैरह, साइज में बहुत महदूद होते हैं, लिमिटेड, तो वो जो रोटेशनल वाले हिस्से के कुतर को महदूद करते हैं, यानी जो मूवमेंट वाला हिस्सा है ना उनका, वो बहुत लिमिटेड होता है। तो इसका मतलब ये है कि 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जो आर्टिफिशियल है ना ग्रेविटी के लिए, तेज़ी से उसको रोटेट करना होगा उसका स्टेशन को, तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। तो यहाँ पे ये जैसे जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये इक्वल होती है 1/2 पाई और रूट के अंदर g/r, यानी जब r की वैल्यू कम होती है, यानी रेडियस अगर छोटा होता है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होती है। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी और रेडियस का आपस में इन्वर्स रिलेशन है। ये आप यहाँ पे ये जो इसका मैथमेटिकल है ना, इसके थ्रू आप इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं। स्पिनिंग अ स्पेस स्टेशन फास्ट इनफ वुड पुट इमेंस स्ट्रेस ऑन द स्ट्रक्चर। तो ये भी मतलब एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगा अगर वो इतनी तेज़ी से मूवमेंट करेगा। तो क्वेश्चन 10 जो है, व्हाई इज़ जायरोस्कोप यूज्ड इन एरोप्लेन्स। इसका जो आंसर है, जायरोस्कोप्स इन एरोप्लेन्स आर यूज्ड टू मेंटेन स्टेबिलिटी एंड प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेन्स ओरिएंटेशन एंड रोटेशन। ये जो प्लेन्स है ना, इनमें जायरोस्कोप का जो इस्तेमाल इस्तेहकाम को बरकरार रखता है ना, स्टेबिलिटी को, और हवाई जहाज़ जो भी है ना एरोप्लेन की सिमत और उसकी रोटेशन के बारे में मालूमात फराहम करने के लिए इसको किया जाता है। उसके बाद इसकी एक्सप्लेनेशन में लिख सकते हैं, जायरोस्कोप्स हेल्प सेंस द एयरप्लेन्स ओरिएंटेशन, जैसे अप डाउन, साइड टू साइड एंड नोज मूवमेंट जो है, यानी उसकी जो फ्रंट की मूवमेंट है ना उसके लिए। उसके बाद जो इसका सेकंड पॉइंट लिख सकते हैं, जायरोस्कोप्स आर यूज्ड इन इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द आर्टिफिशियल हॉरिजन विच हेल्प्स पायलट्स विजुअलाइज द प्लेन्स एटीट्यूड और रिलेटिव टू द ग्राउंड। यहाँ पे ये जो है कि उसकी हाइट फाइंड कर मतलब उसको विजुअल करने में हेल्पफुल होता है, ग्राउंड के मुताबिक उसको देखने के लिए। यहाँ पे इसके जो शॉर्ट रिस्पांस क्वेश्चन है ये कंप्लीट हो गए। उम्मीद है ये आपकी जो एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसके लिए हेल्पफुल होंगे। इस बुक से रिलेटेड अगर आपको मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल की इस बुक की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का जो लिंक है वो लिखा हुआ है, उसके थ्रू भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।